संविधान में कैग को शक्तियां कोई नहीं दी गई हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। संविधान में कैग को ड्यूटी दी गई है। दिल्ली सरकार ने वो रिपोर्ट ले नहीं करी है, तो रिपोर्ट का पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना उचित नहीं है। देन आई बिकेम ए लिटिल फिलोसफिकल। गीता को फिर मैंने लाया बीच में, कर्मण्यवादी का रास्ते, कि भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो हमें अंत की चिंता नहीं है। दंडात्मक शक्ति सीएजी के पास नहीं है। कुछ देश हैं जहाँ पर सीएजी पे दंडात्मक शक्ति दी गई है। तो हमारे यहाँ भी जो लोकल गवर्नमेंट ऑडिट एक्ट हैं, राजस्थान का है, उड़ीसा का है, केरल का है, और भी 2-3 होंगे, उनमें दंडात्मक शक्ति दी गई है ऑडिट को, लेकिन कभी यूज़ नहीं हुई। सीएजी की रिपोर्ट क्या कोर्ट में मान्य होती है? तो कोर्ट ने भी एक बार कहा है, आई थिंक किसी केस में, कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट को एज इट इज़ एज एन एविडेंस नहीं लिया जा सकता है। मुझे ये कबीर का दुआ बहुत प्रिय है कि दिन तक नेरे राखिए आंगन कुटी समाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो ऑडिट कोई दंड देने के लिए नहीं है। दिल्ली में चुनाव है और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक एक बार फिर से सुर्खियों में। कैग की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने दिल्ली सरकार को लेकर हमले तेज कर दिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कैग की रिपोर्ट ने किसी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हो। कैग की रिपोर्ट की वजह से मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी तक जा चुकी। इतना ही नहीं, कैग की रिपोर्ट से बने भ्रष्टाचार के माहौल में पूरी मनमोहन सरकार ही चली गई थी। ऐसे में सीएजी क्या है, कैसे काम करती है, कैग की ताज़ा रिपोर्ट में क्या है, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे शख्स से बात की जाए जो खुद ही इस भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था का हिस्सा रहे हों, और कई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जिनकी आंखों के सामने न केवल तैयार हुए बल्कि उनमें उनकी अहम भूमिका भी रही हो। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व डिप्टी सीएजी अनुपम कुलश्रेष्ठ सर। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ, बताइए। जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि सीएजी क्या है और कैसे काम करता है, ये सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सीएजी भारत के संविधान का एक हिस्सा है और संविधान में आर्टिकल 148 से 151 तक सीएजी की कार्यप्रणाली को और सीएजी क्या है उसको संचालित करते हैं। तो सीएजी एक इस तरीके की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो सरकार के काम करने पर नज़र रखता है, और जहाँ भी कहीं कुछ ऐसा हो कि काम ठीक से नहीं हो रहा है या जिस कारण से वो काम होना था वो कारण हो नहीं पा रहा है, उस पर अपनी रिपोर्ट देता है। तो बेसिकली एक अकाउंटेबिलिटी की संस्था है कि अकाउंटेबिलिटी सरकार की जनता के प्रति होनी चाहिए, और उस अकाउंटेबिलिटी को, उस जवाबदेही को कैसे लाया जाए वो सीएजी देखता है। संविधान के तहत कैग की शक्तियाँ क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। संविधान में कैग को शक्तियां कोई नहीं दी गई हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। संविधान में कैग को ड्यूटी दी गई है। हमारा जो आर्टिकल 149 है संविधान का, वो कहता है कि द सीएजी शैल हैव ए ड्यूटी टू ऑडिट ऑल मैटर्स इन रिलेटिंग टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पॉइंट ये आता है कि बजाय पावर के ये ड्यूटी ज़्यादा है उसकी। तो ड्यूटी जब है सीएजी की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दी हुई है, तो ड्यूटी को तो इग्नोर करने का सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ तक पावर की बात रही, तो एक जो सीएजी ने बाद में अपनी गाइडलाइंस बनाई और सीएजी का जो एक्ट बना, डीपीसी एक्ट 1971 में, उसमें ये बात आई कि सीएजी को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकारी कर्मचारी से को बुलाकर उससे बात करने का अधिकार है। और दूसरा ये कि वो अगर किसी भी संस्था से, सरकारी दफ्तर से रिकॉर्ड मांगना चाहे तो वो रिकॉर्ड लेने का उसको अधिकार है। लेकिन ये अधिकार कई बार सफल यूँ नहीं हो पाता कि अगर कोई भारत सरकार का या राज्य सरकार का कार्यालय उनको वो पेपर ना दे तो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है कि, तो उसमें ऑडिट भी डिले होता है, जो पर्पस होता है वो भी सिद्ध नहीं होता। बहुत से केस ऐसे हुए हैं कि जहाँ पर सीएजी के ऑडिटर्स ने रिपोर्ट मांगी और कोई पेपर्स मांगे और पेपर्स उनको समय पे दिए नहीं गए। तो अधिकार है पेपर पे, एक तरीके से एक्ट में अधिकार है, लेकिन वो अधिकार पूरा करने के लिए कोई इस तरीके की पावर, कोई इस तरीके की शक्ति नहीं है कि जिससे कि उसको पूरा किया जा सके। बहुत समय पहले एक बार ये अमेंडमेंट की बात हुई थी कि जो सीएजी डीपीसी एक्ट है 1971 का, उसमें अमेंडमेंट लाया जाए कि कम से कम जो अधिकार एक कॉमन आदमी को आरटीआई के अंतर्गत दिया गया है उतना ही अधिकार मिल जाए। लेकिन वो अमेंडमेंट भी कहीं ना कहीं अभी सरकार के पास पड़ा ही हुआ है, उसमें आगे कोई बात हो नहीं पाई है।
सीएजी को एक निष्पक्ष संस्था सीएजी निष्पक्ष है बिल्कुल, क्योंकि अगर ऑडिट निष्पक्ष नहीं है तो ऑडिट कराने का कोई पर्पस ही नहीं होता है। तो सीएजी को निष्पक्ष बनाने के लिए संविधान में ही बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि वो उनका जो सीएजी के दफ्तर का जो खर्चा होता है वो खर्चा कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज है, और फिर सीएजी का जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और सीएजी को एक बार वो अपना पद छोड़ देते हैं तो वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सरकार के अंदर में ले नहीं सकते हैं। तो इस तरीके, और फिर उनको निकाला नहीं जा सकता। उनको निकालने के लिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया अपनाई होती है। तो सीएजी के पास संविधान के अंदर ही इस तरीके के प्राविधान हैं कि वो अपना काम निष्पक्ष रूप से करें। ऑडिट अगर निष्पक्ष नहीं है तो ऑडिट का मतलब ही नहीं होता है। ऑडिट तो निष्पक्ष ही होना चाहिए। आप अगर पूरे संसार में देखें तो हर जगह ऑडिट की जो बात होती है निष्पक्षता की बात होती है, और ये यूनाइटेड नेशंस में कई जगह कहा हुआ है, और इंटोसाई करके एक संस्था है उसमें भी बहुत क्लियरली आया है कि ऑडिट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कैग की रिपोर्ट को कब पब्लिक की जाती है और इसे टेबल करना क्यों जरूरी है? अच्छा, निष्पक्षता के एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये इशू हमारे देश में आता है कि जो हमारा आर्टिकल 148 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये लिखा हुआ है दैट देयर शैल बी ए सीएजी ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड ऑफ सील। अब वो हैंड ऑफ सील की बात जब आती है तो हैंड ऑफ सील शब्द जो है पूरे संविधान में 3 जगह ही आया है। एक तो सीएजी के लिए है, एक जुडिशरी के लिए है, एक है गवर्नर के लिए। अब बात ये आती है कि अगर सीएजी का अपॉइंटमेंट इस समय जिस तरीके से हो रहा है, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है उसमें कहीं भी पारदर्शिता नहीं है, और सडनली एक नाम प्रपोज होता है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा और उसको प्राइम मिनिस्टर अप्रूव कर देते हैं, तो अगर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही सीएजी का नाम अप्रूव होना है तो निष्पक्षता रही नहीं जाती है। कहीं ना कहीं किसी भी हद तक ये होता है कि भाई जो भी व्यक्ति आया, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें पूरी की पूरी निष्पक्षता ऐसे करके हो। तो अभी पिछले साल ही जनवरी में ही, अब तो साल भर होने को आ गया, 8 जनवरी को ही करी थी मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करी थी, और उस PIL में मेरा पर्पस यही था कि जो ये शब्द हमारे संविधान में आर्टिकल 148 में डाले गए हैं दैट द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द सीएजी अंडर हिज हैंड एंड सील, तो अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब होना चाहिए कि वो उस समय की जो एग्जीक्यूटिव सरकार है उससे उसके कहीं भी प्रभाव में ना आए। और उस PIL में हम देखिएगा गूगल पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी, उस PIL में मैंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं उनका पूरा विवरण दिया है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में ये बात आई कई बार। इनफैक्ट जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सीएजी का आर्टिकल होता था 124, और 124 में खाली ये था दैट द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द सीएजी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हुई उसमें ये अमेंडमेंट लाया गया, ये बोला गया कि भाई सीएजी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, तो इतनी इंपॉर्टेंट संस्था को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाती है। तो वहाँ पे ये अमेंडमेंट मूव हुआ कि क्यों ना इस आर्टिकल में अंडर हिज हैंड एंड सील डाला जाए, और इस पर 3-4 दिन चर्चा हुई। आप असेंबली की डिबेट देखेंगे उसमें मिल जाएगा, हमारी PIL में भी सारी डिटेल दी हुई है। तो तब जाकर ये अप्रूव हुआ कि अंडर हिज हैंड एंड सील शब्द सीएजी के अपॉइंटमेंट के लिए आया जाए। तो अगर अंडर हिज हैंड एंड सील आता है, जैसा कि मैंने बताया कि जुडिशरी में आता है और गवर्नर में आता है, तो जुडिशरी में तो ऑलरेडी एक कोलेजियम का सिस्टम बन गया है, तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस अपॉइंटमेंट में तो वहाँ आई जाती है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सीएजी का भी जो अपॉइंटमेंट हो, जैसे CEC में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, भाई वो कमेटी उसको ओवरसी करेगी, तो हमारे PIL में यही था कि भाई एक कमेटी बनाई जाए और इस तरीके का कोई प्रोसीजर लाया जाए कि सीएजी का अपॉइंटमेंट एक निष्पक्ष तरीके से हो जिसमें एग्जीक्यूटिव का हाथ ना हो। और हमने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनाइटेड नेशंस और इंटोसाई वगैरह के, इनको भी उसमें हमने इनका भी उदाहरण दिया है कि इनमें भी ऐसे प्रोविज़न दिए हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव से के दबाव में ना होकर निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। तो ये हमारे उस दिशा में सर क्या कुछ मतलब आगे? ये PIL हमने डाली थी, 3-4 बार लिस्ट हुई और हमने काफ़ी कोशिश करी कि ये आ जाए। तो ये जस्टिस चंद्रचूड़ की उसमें ही थी, वो शायद कोर्ट नंबर 1 होता है क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये PIL पिकअप नहीं हो पाई। तो हमने तो पूरी कोशिश करी, उसको चिट्ठी भी लिखी, उनको ईमेल भी डाली, लेकिन शायद
कोर्ट के पास काम बहुत होता है, तो ये हमारी PIL आ नहीं पाई। तो अभी भी PIL पेंडिंग है, तो मैं समझता हूँ कभी ना कभी तो आएगी। तो हम तो उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये PIL आए और इसके ऊपर कोई भी अगर जजमेंट आए, जिस तरीके से एक प्रोसीजर बने CAG के अपॉइंटमेंट क्योंकि का। प्रक्रिया के दौर से अभी गुजर रहा है। अभी CEC के अपॉइंटमेंट को लेकर भी हमने देखा कि भी बदलाव देखने को मिला हमें। तो उसमें अब अगर CAG के ऊपर आप इतना अच्छा सुझाव लेकर आए हैं, उसमें सुझाव नहीं, मैं तो PIL डाली है, तो उतना सुझाव की तो बात ही नहीं रही ना। मैंने तो एक्शन करा है उस पर, और अब देखें उसमें आगे क्या होता है। इशू सिर्फ यही आता है कि जब हम निष्पक्षता की बात करते हैं तो निष्पक्षता तो अपॉइंटमेंट से ही शुरू होती है, बाद में तो और चीज़ें आती हैं। लेकिन जब आप अगर आपको अपॉइंट कोई व्यक्ति कर रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1-2 जजमेंट में कहा है, तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता थोड़े हद तक कम हो सकती है। तो ये चीज़ हमने उसमें लाने की कोशिश की अपनी PIL में। कैग की रिपोर्ट के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। कैग की रिपोर्ट बनती है, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। पहले हम लोग एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान के तहत ऑडिटर जो हैं वो उस पर्टिकुलर दफ्तर में जाते हैं। वहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया, रिकॉर्ड मांगते हैं। रिकॉर्ड मांग के वो एक प्रिलिमिनरी ऑडिट ऑब्जेक्शन देते हैं, जिसको हम कई बार ऑडिट मेमो कह देते हैं या हाफ मार्जिन कह देते हैं। फिर हम ये चाहते हैं कि उसके बेसिस पर वो कार्यालय हमको जवाब दे। तो बहुत बार होता है कि वो जवाब देने में ही देरी कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शायद ये स्वभाव लोगों का होता है कि अकाउंटेबिलिटी कोई चाहता नहीं है इस हद तक, तो वो जवाब देने में डिले कर देते हैं। फिर वो हमारे AG ऑफिस में आती है, वहाँ से हम उसको एक पहली रिपोर्ट बना के भेजते हैं, जिसे हम लोकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहते हैं। फिर अगर कोई पैरा सीरियस लगता है हमें, उसमें कोई गंभीरता होती है, तब हम उसको ऑडिट रिपोर्ट की शेप में लाते हैं। ड्राफ्ट पैरा शब्द यूज़ करते हैं उसके लिए, और उसकी भी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। वो दफ्तर से AG ऑफिस से CAG में आता है, फिर उसमें कमेंट दिए जाते हैं। तो हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि उसमें कहीं भी कोई फैक्चुअल कमी ना हो। इंटरप्रिटेशन तो डिफ़र करेगा, क्योंकि जो ऑडिट ने इंटरप्रिटेशन देगा, ज़रूरी नहीं कि वो इंटरप्रिटेशन सरकार को मान्य हो, लेकिन फैक्ट हमारे कभी भी गलत नहीं हो सकते, उसके लिए हमारी पूरी प्रक्रिया है। तो ये करके जब वो रिपोर्ट फाइनल हो जाती है, तो फिर वो रिपोर्ट इशू होती है। आर्टिकल 151 में कहा हुआ है दैट द रिपोर्ट ऑफ द CAG शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एंड who shall cause it to be laid in the parliament or the state legislature। तो हमारा काम जब इसको प्रेसिडेंट को दे देते हैं, तो CAG का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये बात आती है कि वो उसको कब ले कर रहे हैं। अब ले करने के लिए भी सही बात तो ये है कि जिस दिन रिपोर्ट दी गई, उससे जिस दिन भी नेक्स्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बैठे, उस दिन ले हो जानी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं। बहुत बार तो रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंतिम दिन में ले होती है, कई रिपोर्ट ले ही नहीं होती। जैसा शायद दिल्ली सरकार ने कोई हमारी रिपोर्ट, मैंने पेपर में कहीं पढ़ा है, हालांकि मैं अब इन चीज़ों में ज़्यादा लिप्त नहीं हूँ, मुझे 12 साल हो गए रिटायर हुए, 13 साल हो जाएंगे अब तो मैंने पढ़ा कि शायद दिल्ली सरकार ने वो रिपोर्ट ले नहीं करी है। तो रिपोर्ट का पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना उचित नहीं है। रिपोर्ट तो जवाबदेही के लिए है, अकाउंटेबिलिटी के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, जो कि हम सब लोग देश में चाहेंगे, तो जिस दिन रिपोर्ट बनती है उस दिन वो रिपोर्ट प्रेजेंट हो जाए। उसमें क्या दिक्कत है? क्यों उसको डिले करके रखा जाए सरकार के पास? वो ठीक बात नहीं है। वो अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट में जाती है, वो ठीक बात नहीं है। उसी पे से जुड़ा हुआ जिसका जिक्र आपने किया, उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है कि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले गिरीश चंद्र मुर्मू की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है। CM आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम खर्च करने का जिक्र है। तो चुनाव से ठीक पहले रिपोर्ट को आने को आप कैसे देखते हैं? कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? CAG जो रिपोर्ट आई है उनके CM आवास को लेकर कि 3 गुना कब आई है ये अभी मीडिया में, मतलब आधिकारिक रूप से नहीं आया है, लेकिन मीडिया में इस बात का जिक्र है। देखो ऐसा है ना, मैंने आपको बताया CAG निष्पक्ष संस्था है जी, और CAG का पॉलिटिकल गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। CAG का मतलब खाली एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस से है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो पॉलिटिकल गवर्नेंस से CAG का कोई मतलब नहीं है। तो अब इस रिपोर्ट में अच्छा, मैं शायद पेपर में कुछ देखा था कि कुछ बात कर रहे हैं कि जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खर्चा हुआ है। देखो सवाल ये उठता है कि ऑडिट में अब ज़रूरत क्या है? वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने के लिए कोई मानक अगर बना हुआ है तब तो बात बन पाती है। मानक नहीं बना हुआ है तो उसमें ये देखने वाली बात आती है CAG की कोई नियम के विरुद्ध खर्चा हुआ है
तो शायद ज़रूर ऑडिट ऑब्जेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं है तो इस संबंध में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा। ये ज़रूर कहूँगा कि सीएजी निष्पक्ष संस्था है और पॉलिटिकल गवर्नेंस पर कमेंट सीएजी नहीं करता और ना वो करने की आवश्यकता है, वो पर्पस ही नहीं है सीएजी का। जी, सीएजी रिपोर्ट को मतलब लेकिन जैसे अब बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और इसको अभी तक टेबल नहीं किया गया, इसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। मैंने बताया ना, अब बताया कि भाई रिपोर्ट तो जिस दिन जाती है उसी दिन टेबल हो जानी चाहिए। अब क्यों नहीं हो रही है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन टेबल उसी दिन हो जानी चाहिए जिस दिन जाती है। क्यों नहीं टेबल की जाए? ऐसे केस हुए हैं शुरू में एक आध बार और कि रिपोर्ट नहीं टेबल हुई समय पे, तो हमने फिर जैसा मैंने बताया कि 2010 में शायद एक अमेंडमेंट भेजा था। मैंने जैसे पहले बोला था, सीएजी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 149 के अंतर्गत 1971 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करा था जिसे हम बोलते हैं सीएजी डीपीसी एक्ट, सीएजी ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट। तो उस एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें जो सीएजी की ड्यूटीज़ हैं वो सारी उस एक्ट के तहत दी हुई हैं। 1971 में वो एक्ट बना था, अब हम 2025 में हैं। 1971 से अब तक तो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, तो बहुत बार ये सोचा गया कि इस एक्ट में अमेंडमेंट क्यों ना लाया जाए। तो 2010 में ये बात आई कुछ, तो ये एक अमेंडमेंट प्रपोज़ किया जिसमें 3 चीज़ें डाली थी कि एक तो ये जो खर्चा एनजीओ के द्वारा होता है या जो पंचायत में खर्चा होता है या इन सब के ऑडिट के बारे में भी एक सीएजी का क्लियर मैंडेट दे दिया जाए। दूसरी बात आई कि जहाँ पर रिकॉर्ड मांगने की बात है उस पर कोई ऐसी बंदिश हो कि सीएजी अगर कोई रिकॉर्ड मांगता है, सीएजी की ऑडिट पार्टी कोई रिकॉर्ड मांगती है तो वो रिकॉर्ड सीएजी की पार्टी को बिना किसी व्यवधान के दे दिया जाए। और तीसरी बात ये आई कि अगर ये रिपोर्ट कोई किसी को दी जाती है बनने के बाद, उस रिपोर्ट को एकदम से प्लेस किया जाए। तो लेकिन वो अमेंडमेंट का क्या हुआ वो कभी कुछ सुना नहीं और मैं नहीं समझता कि उस पर किसी ने कोई विचार करा है, क्योंकि अगेन कहीं ना कहीं कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वो जवाबदेही के बंधन में आए, तो वो अमेंडमेंट हमारा वैसे ही पड़ा हुआ है। रिपोर्ट प्लेस करने की बात जहाँ तक आती है तो एक बार ये भी बात हुई थी कि जब हम वो रिपोर्ट हमसे, मेरा मतलब जो सीएजी ऑफिस वो रिपोर्ट, मैं हम तो नहीं कह सकता ना, मैं तो जब वो रिपोर्ट हमारी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पे जाए तो एक चिट्ठी लिख दी जाए कि भाई हमने तो रिपोर्ट दे दी है, ताकि ये जनरल पब्लिक को पता चल जाए कि सीएजी ने रिपोर्ट बना के दे दी है, अब वो पब्लिश हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसी भी बात एक जगह हम लोगों ने कभी ऐसा सर्कुलर डाला था, बहुत पुरानी बात है। तो अभी कम से कम ये होने लगा है कि सीएजी जो भी रिपोर्ट अपनी देता है उस रिपोर्ट की सारी डिटेल सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो यदि कोई देखना चाहे कि कौन सी रिपोर्ट बन गई है, कौन सी नहीं बनी है, कौन सी प्लेस हो गई है, ये सारी की सारी तारीखें हमारी सीएजी की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो कोई भी उसको देख सकता है। जी, सीएजी की रिपोर्ट क्या कोर्ट में मान्य होती है या फिर उसके भी ये भी थोड़ा मुश्किल सवाल है जी। इसी कोर्ट में सीएजी की रिपोर्ट बनती है किस बेसिस पे? अगर मैं आपका ऑडिट कर रहा हूं तो जो पेपर आप मुझे देंगे उसी के बेसिस पे मैं अपना ऑब्जर्वेशन दूंगा। तो आपने 10 में से मुझे 6 पेपर दिए, 4 दिए ही नहीं। अब सीएजी की ऑडिट पार्टी पे ऐसा कोई अधिकार नहीं है या ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो पता कर पाएँ कि आपने 10 के 10 पेपर मुझे दिखाए या ना दिखाए। तो ऑडिट तो उसको कोर्ट में एविडेंस लाने के बाद, कोर्ट में एविडेंस तो जो हमारे इंडिया का वो हमारा एविडेंस एक्ट है जो बदल के, अभी मुझका नाम याद नहीं आ रहा, वो बदल के हो गया, उसके तहत आते हैं। तो कोर्ट ने भी एक बार कहा है आई थिंक किसी केस में कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट को एज इट इज़ एज एन एविडेंस नहीं लिया जा सकता है। तो हम तो जो बात कर रहे हैं, हमने एक फैक्ट निकाला, उस फैक्ट के ऊपर जो भी इंटरप्रिटेशन आए वो इंटरप्रिटेशन आए और उसके बेसिस पे वो एक बिल्कुल उससे कहीं ना कहीं किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ये चीज़ तो बिल्कुल कोर्ट में आ सकती है, लेकिन एज इट इज़ उसको एज एन एविडेंस लाया जाए ये शायद ठीक नहीं है। लेकिन मैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, अब मुझे इस समय याद नहीं आ रहा कौन सा जजमेंट है, लेकिन जजमेंट है इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक। सीएजी के पास कोई दंडात्मक शक्ति, कोई दंडात्मक शक्ति सीएजी के पास नहीं है। कुछ देश हैं जहां पर सीएजी पे दंडात्मक शक्ति दी गई है और हमारे देश में भी जो
लोकल गवर्नमेंट ऑडिट है, राज्य सरकार का जो एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, जो ये लोकल गवर्नमेंट हैं जैसे पंचायत हैं और म्यूनिसपैलिटीज़ हैं और ऐसी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो राज्य सरकार के अंदर में आती हैं, उनके ऑडिट के लिए जो एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट में ऑडिट को दंडात्मक शक्ति दी गई है। और उसमें ये भी कहा गया है कि यदि ऑडिट कहीं पर कोई विसंगति पाता है या कोई कमी पाता है तो ऑडिट उस पर्टिकुलर अधिकारी को सरचार्ज कर सकता है। मैंने राजस्थान के लिए उनकी लोकल गवर्नमेंट ऑडिट के लिए कुछ दिनों काम करा था रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने वहाँ पूछा उनसे कि जब ये आपके एक्ट में प्रोविज़न है, क्या कभी ये उपयोग में लाया गया है? 1956 का एक्ट है, आज तक इस प्रोविज़न को एक्ट में इन्होंने इसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ भी जो लोकल गवर्नमेंट ऑडिट एक्ट हैं, राजस्थान का है, उड़ीसा का है, केरल का है और भी 2-3 होंगे, उनमें दंडात्मक शक्ति दी गई है ऑडिट को, लेकिन कभी यूज़ नहीं हुई। मेरा वैसे ये मानना है कि ऑडिट को कोई दंडात्मक शक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ऑडिट आपने अच्छा करा है और ऑडिट में आपने जो भी बात कही है सारगर्भित है और वो जो भी तथ्य हैं, तथ्य के बेसिस पे उभर के आ रही है, तो उस पर क्या होना है ये हम सरकार के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि ऑडिट को दंडात्मक शक्ति देने से कोई, मैं नहीं समझता कोई बात बन पाएगी। मुझे ये कबीर का दोहा बहुत प्रिय है कि दिन तक नेरे राखिए आंगन कुटी समाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो ऑडिट कोई दंड देने के लिए नहीं है। अब मैं ऑडिट करके किसी को कोई कमी बताता हूँ तो वो कमी आप ठीक करना चाहें आप ठीक करिए, ठीक नहीं करना चाहें ना ठीक करिए। तो सरकार तो जो उस समय की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो चला रही है, ऑडिट तो सिर्फ उनको एक इशारा दे रहा है कि भाई यहाँ पे कमी हो रही है। और दूसरी चीज़ आती है, ये जो 2 शब्द हैं, एक क्रिटिसिज्म और एक फीडबैक। तो अधिकतर लोगों का ये विचार है कि ऑडिट क्रिटिसाइज़ करता है, ऑडिट क्रिटिसाइज़ नहीं करता, ऑडिट फीडबैक देता है। तो फीडबैक का मतलब ये होता है कि अगर आप वो फीडबैक अच्छी समझ रहे हैं, आप उसको उपयोग में ले आएँ। अगर आप समझते हैं कि वो फीडबैक ठीक नहीं है, आप उसे इग्नोर कर दीजिए। तो ऑडिट का कोई ये इशू, अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट आती है उसमें भी यही बात आती है कि अगर सरकार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट ना करना चाहे तो एक बात बोले, उसको रीज़न तरीके से बताए कि भाई हम इस वजह से इसको नहीं कर रहे, क्योंकि ऑडिट तो एक बाहर से व्यू ले रहा है। अब प्रशासन में किस तरीके का काम होना चाहिए ये तो ऑडिट नहीं बता सकता। ऑडिट कोई प्रशासन को रिप्लेस नहीं कर रहा है। ऑडिट तो सिर्फ एक संस्था है जो प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जवाबदेही लाने के लिए, उनसे रिप्लेस तो नहीं कर रहा है। तो अगर रिप्लेस नहीं कर रहा है तो दंडात्मक शक्ति की बात ही नहीं आती है। और शायद एक ही देश हैं जहाँ पर दंडात्मक शक्ति कुछ दी हुई है, अधिकतर देशों में कोई दंडात्मक शक्ति की बात नहीं है। ऑडिट तो उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि ऑडिटी उसको इफेक्टिव बना चाहे। अब आप ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें बोलते रहिए और अगर ऑडिटी जो सरकार है वो उसको इग्नोर करती रहे तो क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर मैंने निष्पक्षता की बात करी कि वो ऑडिट तो निष्पक्ष होना चाहिए, तो पहले अपॉइंटमेंट से लेकर आगे तक उसमें पूरी की पूरी निष्पक्षता होना चाहिए। फिर बाद में सरकार के ऊपर छोड़ा जाए कि भाई आप देख लीजिए, आपको इसमें जो एक्शन लेना है ले लीजिए। और आप समझते हैं कि ये जो भी ऑडिट का ऑब्जर्वेशन है वो एक्शन लेने के लायक नहीं है तो ऐसा जवाब दे दीजिए कि साहब इन कारणों से हम इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, वहाँ बात खत्म हो जाती है। लेकिन सर इसमें देखा गया है कि जैसे इसकी कई रिपोर्टों को नज़रअंदाज लगातार किया जाता रहा, जिसके बाद इसे पेपर टाइगर मतलब कागजी शेर के संज्ञा, आप पेपर टाइगर कह लीजिए इसको, लेकिन सवाल ये उठता है, मैंने बताया ना जवाबदेही की बात है। आप जवाबदेही अगर सरकार में रखना चाहते हैं तब तो ऑडिट को पूरी इंपॉर्टेंस मिलेगी। कॉमर्शियल सेक्टर में क्या होता है, अब कंपनी लॉ में जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ या और प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका ऑडिट मैंडेटरी है। और उनका ऑडिट किसके लिए किया जाता है? जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बिहाफ पे किया जाता है। तो ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रावधान दिए हुए हैं कि पूरी की पूरी जवाबदेही होती है। अच्छा, सरकार में भी वही बात है, प्रावधानों में कोई कमी नहीं है। तो पेपर टाइगर बिल्कुल कहते रहिए कि पेपर पे एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को आपने दबा के रख लिया तो आपने उसे एक जो इफेक्टिव संस्था थी आपने उसे पेपर टाइगर में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज हम क्यों बोलें कि ऑडिट पेपर टाइगर है? बिल्कुल पेपर टाइगर नहीं, इफेक्टिव ऑडिट है। हमने अच्छा पॉइंट निकाल के दिया है, आप उस पॉइंट पर उसको मानते हैं तो इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं मानते हैं तो बताइए साहब हम इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऑडिट उतना ही इफेक्टिव है जितना आप उसे बनाना चाहें। आप ऑडिट को इग्नोर कर दीजिए तो फिर ऑडिट तो इफेक्टिव ही नहीं है।
तो कहते हैं पेपर टाइगर, लेकिन ऐसी कोई इशू नहीं है कि उसे हम पेपर टाइगर बोलें। ऑडिट तो एक संविधान के अंतर्गत जवाबदेही लाने के लिए, सरकार की जवाबदेही लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। तो इसे और असरदार बनाने के लिए क्या कोई आप सुझाव? मैंने बताया ना, ये 2-3 अमेंडमेंट जो हमने बताया कि एक तो रिपोर्ट आए, वो रिपोर्ट आते, एक तो सबसे पहली बात तो अपॉइंटमेंट की हो गई कि जो सीएजी अपॉइंट हो, उसके अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का जो करेंट प्राइम मिनिस्टर है, जो करेंट फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका हाथ ही नहीं होना चाहिए। तो हमने तो अपनी पीआईएल में डाला कि एक कमेटी बनाई है जिसमें लोकसभा स्पीकर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, या पीएससी चेयरमैन वगैरह हो। इनकी मिलाकर एक कमेटी बनाई है जो नामों को कंसीडर करे और उनके बेसिस पे जिसको भी वो सीएजी बनाना चाहें उसके बेसिस पे सीएजी बनाए। हमने अपनी पीआईएल में सारी चीज़ें डाली हुई हैं। आप एक बार वो पीआईएल को देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। जी, आपकी पीआईएल जरूर देखेंगे। आखिरी सवाल जो मेरा है, आपके कार्यकाल के दौरान किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अरे बहुत पुरानी बात हो गई, कहाँ से 2G हुआ था, 2G कह रहा हूँ मैं, ये जो फॉर्डर स्कैम हुआ था जी। तो कब की बात है, 1996-97 की बात है। तो था वो, उसमें काफ़ी गहमा रही और अच्छी रिपोर्ट निकली और बहुत अच्छा लगा। तो रिपोर्ट में यही है, देखो ना, मैं जब नौकरी मैंने शुरू करी 1975 में, तो जो लोग, तो मेरे दिल में यही सवाल आता था। मेरे घर के बराबर, मैं भुवनेश्वर की बात कर रहा हूँ, जो उस समय वहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, वो रहते थे। वो वर्ज ऑफ रिटायरमेंट में थे, मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी, तो काइंड ऑफ फादर फिगर से थे। तो मैंने उनसे बोला कि हम लोग पता नहीं क्या काम करते हैं, हम तो ऑडिट रिपोर्ट देते रहते हैं, आगे कुछ होता ही नहीं है। तो बोले नहीं बहुत कुछ होता है, तुम इस तरीके के ख्याल अपने दिमाग में मत लाओ, कि कम से कम ऑडिट से एक ये लोगों में डर बना रहता है कि हाँ कोई ना कोई तो आएगा हमसे जवाब लेने। ईयर्स लेटर जब मैं सीनियर हो गया, तो जो लोग मेरे साथ काम करते थे वो आके मुझसे बोले कि सर हम तो ये काम बेकार में कर रहे हैं, कोई जवाब तो आता ही नहीं है वहाँ से। देन आई बिकेम ए लिटिल फिलोसफिकल। गीता को फिर मैंने लाया बीच में, कर्मण्यवाधिका रस्ते, कि भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो हमें अंत की चिंता नहीं है, हमने अपना काम करके दे दिया इफेक्टिव रूप से। और जो मैंने पहले भी बोला कि अंत तो सरकार को देखना है कि उस काम का वो फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। दैट्स इट। तो इसी के साथ हम अपने बातचीत को विराम देते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।